मैंने एक बार उनसे सवाल पूछा कि दा ये ऐसे आपके पेंटिंग में स्पार्क कैसे होता है, कलर का रेशो। तो वो बोले कि ये एक अनुपात होता है जिसे हमें पकड़ना होता है। तो वो जब तक पकड़ लेंगे तो हर कलर में एक दूसरे के अनुपात में वो ऐसे स्पार्क करने का क्षमता है। तो वो तो दादा के काम में दिखता ही है, हर पेंटिंग में स्पार्क करता है कलर। बारिश के दिनों की बात है, मुझे याद है पूरे कमरे में पानी भरा हुआ था। गेट के पास थोड़ी सी जगह थी जहाँ पे हम थे, वहाँ बैठ के दादा ने काम देखा। और फिर वो मेरी पहली मुलाकात थी, मुझे अभी भी अच्छे से याद है वो दिन। मैं रोज़ स्टूडियो आता था, दादा को काम करते हुए देखना मतलब एक एनर्जी से भरपूर ये हो जाते हैं। आप बात करो नहीं करो, लेकिन एक जैसे कोई भी आर्टिस्ट हो, उनको हम रूबरू जब काम करते हुए देखते हैं तो वो खुद ब खुद इतनी एनर्जी मिलता है। चित्रकार सैयद हैदर रज़ा बड़ी अच्छी बात कहते थे। वो ये कहते थे कि चित्रकला एक मुश्किल प्रेमिका है। वह उसके साथ जा सकती है जो ज़्यादा समय दे। अगर आप 5 घंटे दे रहे हैं तो वो उसके पास जा सकती है जो 6 घंटे दे रहा है। इसलिए आप जितना ज़्यादा समय अपने कर्म के साथ, अपने चित्रकर्म के साथ गुजार रहे होते हैं, उतना ज़्यादा वो आपके साथ रहती है। एक संवाद की स्थिति बनती है चित्रकार और चित्र के बीच। और वो जो संवाद है वो गहन और गंभीर तभी होता है जब वो लगातार चलने वाला संवाद हो। उसमें एक जो निरंतरता है वही उसकी खासियत है। कोई भी कलाकर्म हो उसमें जिसे हम रियाज भी कहते हैं, वो रियाज उतनी ज़रूरी है। वो इसीलिए ज़रूरी है कि एक लंबा समय आप अपने चित्रकर्म के साथ गुजार रहे होते हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि चित्रकला सारी कलाओं में प्रधान है। तो शायद वो इसी बात को ध्यान में रख कर के कह रहे हैं कि एक चित्रकार जिस वक्त वो सबसे ज़्यादा अपने रचना कर्म में शामिल होता है, उसी वक्त वो उससे बाहर भी होता है। वो उसको देख भी रहा होता है एक दर्शक की हैसियत से, और एक सृजनकर्ता की हैसियत से उसको रच भी रहा होता है। तो ये जो एकांत है, ये एकांत हर चित्रकार की एक ज़रूरत है, जिसमें वो अपने घर में अपना एक कोना ढूंढता है, जिसे वो अपने स्टूडियो की तरह उसको बरतता है और उस एकांत में वह रचता है। हम अपने चित्रकला में जो कुछ बड़े मोमेंट्स हुए हैं उनकी तरफ देखते हैं तो सबसे पहला हमें नज़र आता है बंगाल स्कूल, जो शांति निकेतन और कलकत्ता स्कूल को शामिल करके बनता है। और उसमें जो लोग काम कर रहे होते हैं वे आज़ादी के पहले के कलाकार हैं, और उन कलाकारों के मन में कुछ ऐसा भी था जो अंग्रेज़ बता रहे थे कि ये भारतीय कला की ख़ास पहचान चिन्ह है। उन सब को लेकर के मिनिएचर पेंटिंग से उन्होंने कुछ चीज़ ली, कुछ अजंता की कलर स्कीम ली और कुछ रियलिस्टिक अप्रोच रखी अंग्रेज़ों की, और इस तरह से उन्होंने एक अपना संसार रचा चित्रकला का। बॉम्बे में प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप जब आज़ादी के बाद बनता है 1948 में, तो वो बुरी तरह से खारिज करते हैं कि ये जो बंगाल स्कूल है ये अंग्रेज़ों द्वारा बताई गई भारतीय कला का स्कूल है, इससे हम सहमत नहीं हैं और हम अपनी तरह की एक प्रस्तावना रख रहे हैं, जिसमें वे बहुत ज़्यादा
पश्चिम में हुए मूवमेंट से प्रभावित होकर के अपने काम कर रहे होते थे। प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के बाद एक मेजर ग्रुप बनता है 1963 में, जो ग्रुप 1890 कहलाता है, और उसके फाउंडर जो हैं स्वामीनाथन होते हैं। और उनके साथ जितने भी कलाकार जुड़े हैं वे सब अपनी वैयक्तिकता को, अपनी भारतीय कला की पहचान बतलाते हुए अपना काम शुरू करते हैं। और इस ग्रुप की फॉर्मेशन के पीछे यही उद्देश्य रहता है कि दरअसल हम लोग यहीं पैदा हुए लोग हैं, और हमारी जो समझ है और हमारी जो संस्कृति है और जो हमारे संस्कार हैं वो इसी देश के हैं, इसलिए हमारे द्वारा रचा गया जो कुछ भी है वो भारतीय है। ये मेरा सौभाग्य रहा कि मेरा को वो स्नेह मिला उन बड़े चित्रकारों से जो देश के समकालीन कला की दशा और दिशा को तय कर रहे थे, जिसमें से दो महत्वपूर्ण चित्रकार मकबूल फ़िदा हुसैन और जगदीश स्वामीनाथन हैं। हुसैन की जो मेरी पहली स्मृति है वो इसकी है कि वे सुबह सुबह आते थे हमारे घर 6 बजे 7 बजे, और वो हाथों में जलेबी का एक टोकरा लिए हुए आते थे, और फिर हम सब लोग बैठ कर के जलेबी खाएंगे और वो अपने कुछ किस्से सुनाएंगे, या वो अपनी यात्रा का या अपने चित्र का कुछ वो करेंगे। तो ये एक लंबा समय हुसैन साहब के साथ जो गुजारा, उसी के कारण हुसैन साहब से एक बार बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा तुम इतना सब जानते हो तो तुम ही क्यों नहीं मेरी बायोग्राफ़ी लिखते हो। तब मैंने पहली बार उनकी बायोग्राफ़ी लिखना शुरू करी, जो मकबूल के नाम से छपी। सर, रंग रूप रेखा चित्र बनाने के लिए इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा एसेंशियल अंग है? ये हर चित्रकार की अपनी पसंद होती है और वो उस पसंद पर तय करता है। जैसे मेरे लिए रंग महत्वपूर्ण हैं, और किसी के लिए रूप हो सकते हैं, किसी के लिए रेखाएं हो सकती हैं। और हम जब देखने की कोशिश करते हैं, जो दर्शक चित्र देखना शुरू करता है तो वो पहले से एक पोजीशन लेकर के उसको देखना शुरू करता है। वही गलत उसका ढंग होता है देखने का। एक्चुअली उसको वहाँ पर समर्पण भाव से देखना शुरू करना चाहिए। 1905 में शेज़ा ने बहुत खूबसूरत बात कही थी। उन्होंने कहा कि चित्र जो है वो किसी के बारे में नहीं है, वो बाहरी दुनिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो अपने बारे में है। जैसे मालेविच का एक प्रसिद्ध चित्र है वाइट अपॉन वाइट, जिसमें उन्होंने एक सफ़ेद कैनवास पे एक सफ़ेद स्क्वायर पेंट किया। तो ये जो सेंसिबिलिटी है चित्र के अपने होने के बारे में, इस पर इन लोगों ने सब ने काम किया। जो मार्क शागाल थे वो एक ऐसा दृश्य रचते थे जिसका यथार्थ से कोई संबंध नहीं होता था, और वो एक स्वप्निल यथार्थ रचते थे। इसी तरह हम देखते हैं रोथकोविच को, जो इन सारे विषय वस्तु से परे जा कर के सिर्फ रंगों को खेलना शुरू करते हैं, रंगों से चित्र बनाना शुरू करते हैं, कि आप जब उनके चित्र के सामने खड़े होते हैं तो वो चित्र आपको सोख लेते हैं, आप उनके अंदर समा जाते हैं, आपके अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं बचता है। वैन गॉग था जिसने ये पहली बार इसको दर्शाया या इसको महसूस किया कि रंगों का एक अपना महत्व है। उसके कई साल बाद कुछ ऐसे चित्रकार पैदा होते हैं जो सिर्फ रंगों से अपना काम करते हैं, जिसमें रॉथको हैं, जैक्सन पोलाक हैं, न्यूमैन हैं। ऐसे अनेक कलाकार हैं जिन्होंने रूपाकार की तरफ कोई ध्यान न दे करके रंगों की तरफ ध्यान दिया, और पहली बार रंगों के महत्व को उस तरह से समझा जैसे उनको समझना चाहिए था। इसके पहले तक रंग सिर्फ एक माध्यम की तरह बरते गए थे, एक तत्व की तरह उन्हें कभी नहीं देखा गया था।
चित्रकला और समय का संबंध कुछ वैसा ही है जैसे हम एक रंग की ड्रॉप कैनवास पे डालते हैं और वो समय जो है अवकाश में फैलना शुरू करता है। तो जितने भी आप प्रसिद्ध चित्र देखेंगे वो आप पाएंगे कि उसमें समय भी साथ में बुना हुआ है। तीनों समय, भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों काल समाये रखती है। तो ये जो उसका अपना एक महत्व है जिसमें वो अपने समय के लोगों से भी संबोधित है, अपने बाद के लोगों से भी संबोधित है और उन लोगों को एक पास्ट का भी एहसास दिलाती हैं। तो ये जो कलाकृतियाँ हैं ये एक समय में ही तीनों समय में ट्रैवल करती हैं, इनकी आवाजाही लगातार बनी रहती है। चित्रकला में ये भी एक सुविधा है या कहा जाए कि ये एक ऐसा कलाकर्म है जिसमें जिस वक्त कलाकार सबसे ज़्यादा सब्जेक्टिव है, सबसे ज़्यादा अपने कर्म में शामिल है, उसी वक्त वो ऑब्जेक्टिव भी होता है। ये सुविधा हमें दूसरी कलाओं में देखने को नहीं मिलती है। मसलन एक नर्तक अपने को नृत्य करते हुए नहीं देख सकता है, एक संगीतकार अपने को गाते हुए नहीं सुन सकता है, मगर एक चित्रकार जब चित्र बना रहा होता है तब वो उसके भीतर भी होता है और उसके बाहर भी होता है। पिकासो ये कहते हैं कि जो भी आप चित्रित कर रहे हैं वो रियलिटी है, जो भी आपकी कल्पना में आ रहा है वो रियलिटी है। जिन चित्रों को हम अमूर्त चित्र कहते हैं वो भी एक अपने मूर्त रूप में सामने होते हैं, वो भी एक रियलिटी ही है। चित्रकला एक ऐसा विषय है, बल्कि सारी कलाएं एक ऐसा विषय है जिसमें जो रचनाकार है उसको एक तरह का आनंद की अनुभूति होती है। और ये जो अनुभूति है ये ठीक वैसी ही होती है जैसे वो प्रेम में महसूस करता है। और इसमें एक ये जो यात्रा कर रहा है, एक चित्र बनाने की जो यात्रा है, वो यात्रा भी कुछ इसी तरह की होती है जिस तरह से प्रेम के कई पड़ाव होते हैं और उसमें कई तरह के सुख दुख और उस तरह के विरह का भी एक भाव उसके बीच आता है। जब आप किसी भी चित्र को एक खांचे में बांध लेंगे तब उसके जो बहुअर्थीय होने का उसका एक प्रभाव है कि वो बहुवचनात्मक है, उसके बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। फिर आप एक विशेष अर्थ में उसको देखना शुरू करते हैं जो कि किसी भी कलाकृति को देखने का एक गलत ढंग हो सकता है।